ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे फिटर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, उसका जो है पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 9 सॉल्व किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप अपने यूट्यूब में चले जाइए, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए। ग्लोबल आईटी चैनल जैसे ही ओपन होगा, वहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव का सेक्शन होता है, उसके बगल में एक सेक्शन था प्ले लिस्ट का। आपको प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपको आज की वीडियो प्लस इसके पहले की जितनी वीडियो है ना, सारी इकट्ठे मिल जाएंगी, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपने मोबाइल पे गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे गूगल में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपको इस तरह से globalit.org के नाम से मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, आपके मोबाइल में नॉर्मली ऐसे दिखाई नहीं देगा। वो कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में आपके फोन में से 3 डॉट बना हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप फिटर थ्योरी चाहिए, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टाइप इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करना है, 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टाइप इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसको नीचे को स्लाइड करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, और यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, आगे न्यू भी लिखा गया है रेड कलर से। तो यही वाला वो क्वेश्चन बैंक है जिसको हम लोगों ने अपडेट करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। एक पीडीएफ में आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा। प्लस हर एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट उसके नीचे ही लिख दिया गया है, जिससे कि आपको मोबाइल फोन वगैरह में देखने में दिक्कत ना हो। तो एक बार आप लोग डाउनलोड करके जरूर चेक कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप? ग्रुप्स काटना लेकिन कर्व्ड, घुमावदार। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास जॉब है इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जॉब है, और उस पर हमें कुछ ऐसे घुमावदार, मान लीजिए ऐसे ग्रुप कट रहा है, फिर ये इधर को घूम जा रहा है। ठीक है, फिर ये इधर को चला जा रहा है, फिर ये इधर को चला आ रहा है। मतलब इस तरह से घुमावदार ग्रुप काटना हो, ऐसे घुमावदार टाइप का, तो उसके लिए कौन सी चीजें यूज की जाती है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जो भी चीजें दिया गया है इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपको फिगर दिखा दिखा करके समझा रखा है कि कौन सी चीजें कहाँ यूज की जाती है। फिर भी दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो एक बार और फटाफट देख लेंगे, इससे हम लोग का एक क्विक रिविजन हो जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट चीजल, तो फ्लैट चीजल की हम लोगों ने बात किया था कि इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो 16 से 32 mm होती है, और इसका जो कटिंग एंगल होता है वो लगभग 35 डिग्री से 70 डिग्री रहता है। ये बात हुई थी ना। फ्लैट चीजल का ये जो फिगर है, यह वाला फिगर है, या फ्लैट चीजल का फिगर है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितना, 16 से 32 mm होता है। और इसका यूज किया जाता है किसी मेटल को काटने के लिए, मेटल की कटिंग करना हो या कोई बड़ी सरफेस हो उस पे से चिपिंग करने के लिए, बीच में से मटेरियल काट काट के हटाने के लिए, चिपिंग करने के लिए, या कोई वेल्डिंग किया गया हो। कोई जब किसी सरफेस पे वेल्डिंग करते हैं, किसी सरफेस पे जब वेल्डिंग किया जाता है, दो पार्ट को उससे जोड़ा जाता है, तो वेल्डिंग क्या होता है, छटक छटक करके कहीं यहाँ चिपक जाता है जगह जगह पर। तो जब वेल्डिंग छिटक करके अगर वो सरफेस पे चिपक जाए, तो उसको भी वहां से हटाने के लिए फ्लैट चीजें यूज किया जाता है। यह भी एक तरह का चिपिंग ही कहलाता है, चिपिंग प्रोसेस ही कहलाता है। ठीक है, या फिर किसी मटेरियल की ढलाई की गई हो, कोई पार्ट्स की जब ढलाई किया जाता है तो कहीं से कोई मटेरियल थोड़ा बहुत बह करके एक्स्ट्रा अलग भाग निकल जाता है, तो उस टुकड़े को काट करके अलग करने के लिए भी इसी चीजल का यूज किया जाता है। किसका, फ्लैट चीजल का। क्लियर। उसके बाद अब वेब चीजल। वेब चीजल कौन सी होती है, देखिए वेब चीजल का एक और नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं। एक और नाम है पंचिंग चीजल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पंचिंग चीजल। वेब चीजल को ही हम लोग पंचिंग चीजल के नाम से जानते हैं। यह वाला जो फिगर है आपके सामने, यह दोनों किसका है, वेब चीजल या पंचिंग चीजल का फिगर है। इसमें क्या होता है, तो जब चेन ड्रिलिंग, जब चेन ड्रिलिंग की जाती है, मतलब एक श्रृंखला में जब ड्रिलिंग की जाती है, और फिर उन ड्रिल होल के बीच के मटेरियल को काट के निकालना होता है, तो उस केस में हम लोग यह कौन सी, वेब चीजल या पंचिंग चीजल को यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है क्रॉस कट चीजल की। क्रॉस कट चीजल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, केप चीजल। क्रॉस कट चीजल को केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है वह 4 से 12 mm रहती है। कितना रहता है, 4 से 12 mm रहता है, और इसका भी एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री रहता है। इसका, केप चीजल वाले का, उसका फिगर कौन सा है, तो इसका फिगर आपके सामने ये रहा, यह है हमारा क्रॉस कट या फिर केप चीजल का फिगर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो फ्लैट वाले के जस्ट भी इसकी देखिए कटिंग एज की चौड़ाई कम है,
कटिंग एज की चौड़ाई इतनी थोड़ी सी और मोटाई ज्यादा है। जबकि इसमें क्या होता है आपका फ्लैट वाले में कटिंग एज की चौड़ाई देखिए इतनी ज्यादा और मोटाई इतनी थोड़ी सी है। इसमें कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा मोटाई कम होती है, जबकि क्रॉस कट या केप चीजल में कटिंग एज की चौड़ाई कम मोटाई ज्यादा होती है। ये चीज है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे तो कीवे वगैरह, ज्यादातर कीवे काटने के लिए हम लोग इसी चीजल का यूज करते हैं। कीवे मतलब जब कोई साफ्ट होती है और उसके ऊपर जब कोई पुली लगाया जाता है या हब लगाया जाता है तो साफ्ट में कीवे काटा जाता है और हब में भी कीवे काटा जाता है, मतलब की को बैठने के लिए रास्ता, उसको हम लोग इसी की मदद से काटते हैं। उसके बाद बारी आती है हाफ राउंड चीजल। जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका हाफ राउंड चीजल, उसका यह फिगर है हाफ राउंड चीजल, ठीक है। देखिए हमारे पास डायमंड चीजल होता है, डायमंड चीजल के आगे का हिस्सा देखेंगे आप तो ऐसा नुकीला वी टाइप का बना होता है, इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री रहता है, तो डायमंड चीजल होता है, ठीक है। और इसका जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है वो 6 से 16 mm होती है। कितना? 6 से 16 mm। लेकिन यहाँ बात की जा रही है हाफ राउंड की। हाफ राउंड में आगे की कटिंग एज कैसी होगी तो ध्यान से देखिए, ये कटिंग एज को बड़ा करके दिखाया गया है ऐसे गोलाई में। हाफ राउंड मतलब क्या, उसकी कटिंग एज राउंड में रहती है, थोड़ी गोलाई लिए हुई होती है, इसी को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसकी मदद से देखिए यहाँ फिगर में दिखाया भी गया कि हम लोग घुमावदार ग्रुप्स काट रहे हैं या फिर ऑयल ग्रुप्स। किसके लिए? ऑयल के लिए ग्रुप्स काटा जाता है, या फिर ऑयल पैकेट के लिए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि ऑयल पैकेट के लिए ग्रुप्स काटा जाता है, ऑयल पैकेट। तो देखिए घुमावदार ग्रुप्स बोलिए या ऑयल पैकेट के लिए ग्रुप्स बोलिए या ऑयल ग्रुप्स बोलिए, सब एक ही बात है। तो वो किसके द्वारा काटा जाता है? हाफ राउंड चीजल के द्वारा काटा जाता है। इसका यह जो हमारे कटिंग एज की चौड़ाई रहती है ना, 2 से 16 mm होती है। कितना होता है? 2 से 16 mm होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा था उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। देखिए मार्किंग के लिए जो हम लोग हैमर यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए, तो ये पूछ रहा कि इसका वजन कितना होता है। तो ये मैंने नॉर्मल हैमर ले रखा है जो कि बॉल पिन हैमर होता है, जनरली हम लोग इसी को मार्किंग के लिए यूज करते हैं। तो देखिए मार्किंग के लिए जो वजन जो हैमर यूज किया जाएगा, कोई भारी हथौड़ा नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें कोई मेटल तो काटना नहीं है कि हम बहुत भारी हथौड़ा लेकर के उस पर चोट लगाएंगे या प्रहार करेंगे, ठीक है। मार्किंग करना है तो मतलब हमें कोई हल्का है, मार्किंग का मतलब क्या, मार्किंग का मतलब कि छोटा छोटा निशान लगाना। थोड़ा सा इसको समझिए, मार्किंग की जरूरत कहां पड़ेगी? जब किसी मेटल की हमें कटिंग करना होता है, किसी मेटल की कटिंग करना होता है तो इस पे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया के रूप में हम लोग चाक वगैरह यूज कर लेते हैं। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद उस पर स्क्राइबर से निशान लगा देते हैं, इस टाइप से स्क्राइबर से हमने निशान लगा दिया। मार्किंग मीडिया के रूप में हमने चाक यूज कर लिया, फिर उस पर स्क्राइबर से निशान लगा लिया। अब स्क्राइबर से निशान लगाने के बाद जब हम इसकी हेक्सा से कटिंग करेंगे तो पानी भी गिराते हैं जिससे कि ब्लेड ठंडी रहे। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आपने चाक से निशान, इस पे चाक लगा रखा है ना, जब आप पानी गिराओगे तो वह चाक धुल जाएगा और आपका निशान मिट जाएगा। तो आपका निशान मिटे ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस निशान को पक्का करते हैं। और इस निशान को पक्का करने के लिए इस पे पंच के द्वारा यूज किया जाता है, डॉट पंच कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पंच लगाएंगे और हैमर से चोट लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हैमर की जरूरत पड़ रही है ना। मार्किंग में पंच लगाया हमने, हैमर से चोट लगाया, एक डॉट बन जाएगा। फिर एक यहाँ पंच लगाया, हैमर से चोट लगा दिया, फिर यहाँ पंच लगाया, हैमर से चोट लगा दिया। यह कितनी दूरी पर? 3 से 5 mm की दूरी पे। जितने भी डॉट लगाए जाते हैं सब एक दूसरे से 3 से 5 mm की दूरी पे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से पंच के द्वारा हम लोग यहाँ लगा लगा करके पंच रखते हैं, हैमर से चोट लगाते हैं, पंच रखते हैं, हैमर से चोट लगाते हैं। तो इस तरह से निशान बनता जाता है। जब यह निशान लग जाएगा पंच के द्वारा, अब जब आप पानी गिराओगे चाक भले ही धुल जाए लेकिन ये डॉट डॉट वाला निशान नहीं मिटेगा, जिससे हमें कटिंग करने में आसानी होगी, मार्किंग हमारा मिटेगा नहीं। तो ये मार्किंग उद्देश्य के लिए हम लोग जो हथौड़ा यूज करेंगे इस टाइप वाला, तो इसका वजन लगभग कितना रहता है? तो 250 ग्राम रहता है। इसको याद कर लीजिएगा, 250 ग्राम, ठीक है। कितना रखा था मार्किंग वाले में? जो हमारा हैमर यूज होगा वह 250 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिकर्व फाइलिंग के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव? जब हम बिकर्व फाइलिंग करते हैं, देखिए फाइलिंग का अलग अलग तरीका होता है, ड्रॉ फाइलिंग भी होता है, बिकर्व फाइलिंग होता है, स्ट्रेट फाइलिंग होता है। जब हम सीधा बिल्कुल फाइलिंग करते हैं तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। कि मान लीजिए कोई हमारे पास यह मेटल है और हम इस पे फाइल बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी चला रहे हैं, ये हमारी फाइल है, फाइल को हम बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे चलाते हुए ले जाते हैं, तो स्ट्रेट फाइलिंग हो जाती है। बिकर्व फाइलिंग में क्या होता है कि एक दूसरे के बिकर्व पे चलाएंगे। जैसे यह हमारा क्या हो गया, यह मटेरियल हो गया, इसकी हमें करनी है फाइलिंग। तो हम एक बार फाइल को इधर से ऐसे टेपर में बिकड़ पे, फाइल को कैसे चलाएंगे? ऐसे बिकड़ पे हाथ से पकड़ के ऐसे बिकड़ पे रखेंगे, टेपर रखेंगे फाइल को, और उसके बाद ऐसे चलाते हुए ले जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद जब इस किनारे पहुंच जाएंगे, अब फाइल को उधर से इधर को तिरछा कर लेंगे, अब इधर से इधर को, तो अब दोनों एक दूसरे को ऐसे काटेंगे सब, ठीक है। इधर से बिकड़, इधर बिकड़, ऐसे ही तो होता है किसी चीज का, ये होता है, ये होता है, बिकड़ होता है। तो एक बार इधर से उधर को ले जाएंगे, फिर उधर से इधर को ऐसे घिसते हुए लेके आएंगे, तो ये बिकड़ फाइलिंग कहलाती है। ड्रॉ फाइलिंग में क्या होता है? ड्रॉ फाइलिंग में हम लोग इसके सामने खड़े होकर फाइल को ऐसे ऐसे पकड़ करके खींचते हैं, तो वो ड्रॉ फाइलिंग कहलाता है। या बिकर्व फाइलिंग की बात किया था कि उसको अनुचित तरीके से किया जाए। अनुचित का मतलब है कि इम्प्रॉपर
मेथड, अगर इम्प्रॉपर मेथड सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, अनइवन सरफेस प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, अनइवन सरफेस, असमान सतह मिलेगी। अगर आप बिकट फाइलिंग को सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सरफेस एक समान प्लेन हमें नहीं मिलेगी, असमान मिलेगी। ठीक है, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे स्क्रैच कब आता है, तो स्क्रैच तो तब आता है जब फाइल में पिनिंग हो जाती है। फाइल की पिनिंग मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि जब हम मटेरियल को घिसते हैं फाइल के द्वारा तो जो मटेरियल बुरादे के रूप में निकलता है वो फाइल के दांतों के बीच में भर जाता है, फिर बाद में वो एक एक करके गिरता रहता है और सरफेस पे स्क्रैच मारता रहता है। तो जब फाइल की पिनिंग होती है उस केस में सरफेस पे स्क्रैच आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। देखिए मैंने पहले जब यहाँ हमने पहला क्वेश्चन किया था 121 वाला, तभी हमने इसका बात कर लिया था कि भाई जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है और कास्टिंग, कास्टिंग के द्वारा मतलब ढलाई, कास्टिंग का मतलब क्या है, किसी पार्ट की किसी सांचे में ढलाई की गई हो, तो जब ढलाई करते हैं तो कहीं से कोई मटेरियल थोड़ा सा बह करके एक्स्ट्रा निकल गया तो उसको काटने के लिए क्या यूज किया जाएगा, फ्लैट सीजल यूज किया जाएगा। मैंने आपको बताया था। या वेल्डिंग, मैंने बताया था कि जब किसी पार्ट पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, पार्ट हो गया यहाँ पे वेल्डिंग किया जाएगा तो ये वेल्डिंग क्या होगी, गर्म होकर के छिटक करके सरफेस पे जगह जगह पे गिर जाएगा, जो कि हमें काट के बाद में निकालना पड़ता है, तो इसको चिपिंग प्रोसेस बोला जाता है। यह भी काम किसके द्वारा होता है, फ्लैट सीजल के द्वारा होता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा फ्लैट सीजल। बाकी अभी जस्ट हमने पीछे बात किया था, फ्लैट सीजल यह होता है आपका कटिंग एज की चौड़ाई, कटिंग एंगल सब मैंने आपको बता रखा है। वेब सीजल चेन ड्रिलिंग के बाद, यह वाला फिगर जो वेब सीजल का है, चेन ड्रिलिंग करने के बाद बीच का मटेरियल काट के हटाने के लिए यूज करते हैं। क्रॉस कट सीजल को केप सीजल के नाम से भी जानते हैं, यह आपके सामने इसका यूज कीवे काटने के लिए होता है। हाफ राउंड सीजल, आगे की जो इसकी नोज होती है देखेंगे यहाँ पे हाफ राउंड में होती है। कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है 2 से 16 mm होती है, और इसका यूज किस लिए होता है, ऑयल ग्रूव्स काटने के लिए, ऑयल पैकेट बनाने के लिए, या घुमावदार ग्रूव्स काटने के लिए। ये सब चीजें हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस फाइल का नाम क्या, फिगर में फाइल दिखा रखा है और इसका नाम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फाइल जो आपको दिख रही है कौन सी फाइल है, तो फिगर में आप ध्यान से देखिए, इस टाइप से फिगर बना हुआ। तो देखिए ये जो शेप है, शेप तो अलग अलग शेप वाली फाइल आती है, लेकिन इस फाइल की जो सैंक आप देखोगे ना, ये सैंक कैसी होती है, सैंक इसकी गोल होती है। सैंक कैसी होती है, सैंक राउंड में होती है, सैंक इस फाइल की गोल होती है। ठीक है, इसको हम लोग मशीन वगैरह में लगा करके घुमा भी सकते हैं, मशीन में लगा करके। ठीक है, हाथ के द्वारा नहीं, ज्यादातर हम जो जनरली फाइल हम लोग हाथ के द्वारा यूज करते हैं ना, इस फाइल को हम लोग मशीन में लगा करके घुमाते हैं। इसकी साइन गोल रहती है, वो मशीन में लग जाती है और घूमती है, तो घूमती है इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। यह फाइल मशीन में गोल गोल घूमती है इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौन सी फाइल है, रोटरी फाइल है। इसका जो यूज होता है हम लोग मोल्ड वगैरह में करते हैं, सांचा वगैरह बनाने में, मोल्ड में करते हैं, डाई सिंकिंग में करते हैं, डाई सिंकिंग में करते हैं, या फिर डाई में जो केविटी होती है, डाई में क्या होता है, डाई में जो केविटी होती है, केविटी मतलब खोखलापन सा, केविटी को बढ़ाने के लिए, अगर पहले से कोई केविटी बना हुआ है तो राउंड टाइप का है ना, कोई पहले से केविटी होल टाइप का बना हुआ, उसको बढ़ाना है तो इसको इस वाली फाइल को गोल गोल घूमेगी, उसमें घूम करके उसकी डाई को बढ़ा देगी। तो डाई में जो केविटी होता है उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग इस रोटरी फाइल का यूज करते हैं। यूज समझ में आ गया। टिंकर फाइल, टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ब्लॉक फाइल, ये जो फिगर है आपका ऊपर ये टिंकर फाइल का है, इसमें हमने बात किया था कि यह फाइल होती है, फाइल के एक तरफ दांते कटे होते हैं, दूसरा फेस बिना दांतों के होता है, जिस पर हम लोग इस हैंडल को लगाते हैं। ये हैंडल रंदा टाइप का होता है, तो इसको हम लोग पीछे वाले साइड पे लगा देते हैं और इसमें 2 होल होते हैं, तो जिससे आसानी से हैंडल इसमें लग जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो हमने बताया था कि जो टिंकर फाइल होता है इसका यूज ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे, ऑटोमोबाइल का मतलब मैंने बताया था बाइक कार वगैरह जो आती है वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है, तो उनके बॉडी की टिंकरिंग करने के बाद उनका फाइल करने के लिए टिंकर फाइल यूज किया जाता है, जिसे ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं। बैरेट फाइल, बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, कैंट फाइल। ठीक है, बैरेट फाइल के ये कैंट फाइल के ये दोनों एक ही बात है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो यह जो होती है ना, ये त्रिभुज की आकृति की होती है, तो इसी टाइप की एक और फाइल आती है, उसकी भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, ट्रायंगुलर फाइल। कौन सी फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। लेकिन ट्रायंगुलर फाइल में क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों सरफेस पे दांते कटे होते हैं, और एंगल तीनों बराबर होता है, 60 डिग्री होता है, तीनों एंगल 60-60 डिग्री का होता है। समझ में, ट्रायंगुलर फाइल तीनों भुजाएं बराबर, तीनों फेस पर दांते कटे होंगे, एंगल 60-60 डिग्री का होगा। मतलब ये 60 डिग्री से नीचे के अगर कोई खांचा है तो उसकी फाइलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री से कम का कोण नहीं है इसमें। लेकिन बात करते हैं बैरेट फाइल की, तो बैरेट फाइल में 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। मैं अलग से बना देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है,
दो भुजाएं आपस में यह दोनों बराबर रहेंगी और एक लंबी भुजा होगी सबसे, यह दोनों भुजा आपस में बराबर रहेगी या सबसे लंबी ये है। जो सबसे लंबी सरफेस होगी सिर्फ उसी पे दाता कटा होगा, बाकी जो दोनों भुजाएं बराबर है उन पर कोई दाता नहीं कटा होगा। इस तरह से यह ट्रायंगुलर फाइल से अलग होती है। बाकी इसका यह वाला एंगल 120 डिग्री होता है, बाकी यह दोनों छोटे वाले जो एंगल है वह 30-30 डिग्री के होते हैं। कितने कितने के? 30-30 डिग्री का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 30 डिग्री से बड़े खांचे को प्लस अगर 60 से छोटा खांचा है तो उसके लिए भी इसकी मदद से फाइलिंग की जा सकती है। किसकी मदद से? बैरेट फाइल की मदद से। अंतर समझ में आया? तीनों फेस पे दांत है, इसमें सिर्फ चौड़ी सतह पे दांत है, बाकी दोनों फेस पर कोई दांत नहीं होता है। इसका तीनों एंगल समान होता है, इसमें यह बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री, बाकी दोनों छोटे 30-30 डिग्री के होते हैं। यह 60 डिग्री से छोटे खांचों को जो फाइलिंग नहीं कर पाएगा, यह 60 डिग्री से कम खांचों को भी फाइलिंग कर सकती है। लास्ट है क्रॉसिंग फाइल। देखिए यहाँ पे तो हमने ऑप्शन यहाँ पे टिक नहीं किया, ऑप्शन ये सही हो गया था ना, रोटरी फाइल। क्रॉसिंग फाइल क्या होता है? क्रॉसिंग फाइल को हम लोग फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिश बैक फाइल के नाम से भी क्रॉसिंग फाइल को जाना जाता है। क्रॉसिंग फाइल में क्या होता है कि यह अर्धवृत्त, जैसे हाफ राउंड फाइल होता है ना, उसी टाइप की फाइल होती है, लेकिन हाफ राउंड फाइल में एक सतह हाफ राउंड होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, दूसरी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है। हाफ राउंड में क्या होता है? इस तरह से होती है ना, एक सरफेस अर्धवृत्ताकार और दूसरी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है हाफ राउंड फाइल में। ठीक है, यह फ्लैट होती है। लेकिन जो हमारे पास क्रॉसिंग फाइल है इसमें कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं होती है, दोनों सरफेस अर्धवृत्ताकार आकृति में होती है और दोनों का अलग अलग त्रिज्या होता है। अगर यह R1 है तो यह क्या होगा? R2 है। मतलब दोनों सरफेस अलग अलग रेडियस की होती है। अगर समान रेडियस रहता तो वृत्ताकार बन जाता ना, तो वृत्ताकार नहीं है। देख रहे होंगे इसकी आकृति वृत्ताकार नहीं है। दो अलग अलग अर्धगोलाई वाले, अलग अलग रेडियस के अर्धगोलाई वाले चीजों को मिलाकर के यह फाइल बनती है। कौन सी? क्रॉसिंग फाइल। इसका यूज कर्व सरफेस वगैरह की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? जो फाइल होती है हमारे पास टाइप से, ठीक है, ये जो फाइल हो गई, फिगर मत देखिएगा, फिगर बहुत अच्छा नहीं है। तो फाइल पे जो दांते कटे होते हैं तो इस पे हम लोग चौक लगा देते हैं। तो वही पूछ रहा है चाक क्यों लगाते हैं। इसकी भी बात मैंने पीछे की वीडियो में किया था कि फाइल पर चाक इसलिए लगाया जाता है जिससे कि इन पे क्या हो, इनके पिनिंग को कम करने के लिए। पिनिंग क्या था? जब किसी मटेरियल को घिसेंगे तो उसके जो बुरादे हैं वह आपके फाइल में फंस जाते हैं। बुरादे जो निकलते हैं मटेरियल से वह इन दांतों के बीच में भर जाते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम फिर आगे फाइलिंग करेंगे किसी सरफेस की तो बुरादे जगह जगह पे गिरते हैं और बीच में आकर के रोल करते हैं और सरफेस पे स्क्रैच मारते हैं, मतलब अच्छी फिनिशिंग नहीं आने देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पिनिंग कम हो, मतलब पिनिंग कम हो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फाइल के जो दांते होते हैं, फाइल का जो फेस होता है, इसी को तो फेस बोलते हैं, तो इस पे हम लोग चाक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चाक लगा देते हैं, जिससे कि पिनिंग से बचा जा सके। प्लस एक और फायदा होता है चाक लगाने से, क्या होता है कि ये गहराई, इसकी जो दांतों की गहराई है वैसे क्या होगी, ये ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, ज्यादा गहराई तक मटेरियल में घुसेगा। जितना ज्यादा गहराई तक घुसेगा उतना ज्यादा मटेरियल काटेगा, ज्यादा मटेरियल काटेगा तो फिनिशिंग कम आएगी और पिनिंग होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। तो हम लोग जब इस पे चाक लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका पेनिट्रेशन कम हो जाता है, मतलब जॉब के मटेरियल से कम गहराई में मात्रा में काटता है। ज्यादा गहराई में, मतलब ज्यादा मटेरियल नहीं काटेगा, कम मटेरियल काटेगा। चाक लगाने से थोड़ा भर जाता है इसके दांते और क्या होता है, पेनिट्रेशन कम हो जाता है, वो कम गहराई में घुसता है तो कम मटेरियल काटेगा तो अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और पिनिंग होने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो आपका सी है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। पेनिट्रेशन का मतलब कम मटेरियल काटेगा, कम गहराई में जाएगा, और पिनिंग मतलब उनमें मटेरियल को भी नहीं भरने देगा। क्या? अगर हम उसके फेस पे चाक लगा देते हैं तब। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। फाइन पिच वाली अगर हेक्सा ब्लेड है तो उसका क्या उपयोग है। देखिए जो हमारी हेक्सा ब्लेड आती है ना, वो 3 टाइप की पिच वाली आती है। फाइन पिच होता है, आपका कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है। कौन सा किसके अंतर्गत आएगा इसके बारे में हल्का हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कोर्स पिच होता है, मीडियम पिच होता है और फाइन पिच होता है। फाइन पिच होता है, ठीक है। कोर्स वाले पिच में कौन सा आएगा, तो 1 कोर्स का मतलब मोटे दांते। मोटे दांते मतलब दांते जितना दूर दूर होंगे तो मोटे दांते बोले जाएंगे। तो पिच का मतलब ही होता है, पिच का मतलब क्या, जैसे हमारे पास फाइल हो गई ना, ये हमारे पास फाइल हो गई, तो फाइल में जो दाता कटा हुआ है तो फाइल के एक दाते से दूसरे दाते के बीच की जो दूरी होती है वही पिच कहलाता है। तो कोर्स पिच में 1.8 mm वाली पिच यूज की जाती है। मीडियम पिच में कौन आता है, तो 1.0 mm हो और 1.4 mm, यह दोनों मीडियम पिच के अंतर्गत आते हैं।
फाइन पिच में मतलब महीन पिच होना चाहिए, महीन पिच मतलब दांतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तो 0.8 mm वाली अगर पिच है तो फाइन पिच के अंतर्गत आएगा। तो ये तीन चीजें होगी, ठीक है। बाकी यह वाला जो टेबल है मैंने आपको पहले भी दिखा रखा, बोला भी था इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे पूछा था फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग, तो देखिए मैंने बताया फाइन पिच कौन सा होगा, 0.8 mm वाला होगा। तो 0.8 mm वाला कौन सा है, यह वाला है। तो इसमें क्या क्या आता है, कंड्यूट पाइप आती है, सीट मेटल आता है, अन्य पतले ट्यूब आता है। आपके एग्जाम में ज्यादातर कंड्यूट पाइप और अन्य पतले ट्यूब का ही पूछेगा, तो ऑप्शन देख लीजिए कहीं ना कहीं होगा, लास्ट ऑप्शन है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम लोग फाइन पिच वाला हेक्साब्लेड यूज करते हैं, ठीक है। मुलायम धातु को काटने के लिए, तो मुलायम धातु को देखिए सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए हम लोग 1.8 mm वाला यूज करते हैं, और 1.8 mm वाला किसके अंतर्गत आता है, कोर्स पिच के अंतर्गत आता है। मतलब अगर पूछता कोर्स पिच वाला हेक्साब्लेड कहां यूज किया जाता है, तब मुलायम धातु के लिए हम लोग सही करते हैं ना। उसको हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, देखिए हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील, मैंने बताया था टूल स्टील को ही हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं। तो हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के लिए 1.4 mm वाले पिच यूज करते हैं, और यह किसमें आता है, मीडियम पिच में आता है। 1 mm और 1.4 mm दोनों मीडियम पिच में आते हैं, मतलब अगर मीडियम पिच का पूछता तो यह दोनों ऑप्शन सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि M10 इंटू 1.25 के लिए ड्रिल साइज की गणना करें। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 8.8 mm, 8.7, 8.75, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है, ड्रिल की साइज निकालनी है। क्या निकालना है, ड्रिल का साइज निकालना है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ड्रिल साइज बराबर होता है, ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है टैप साइज, टैप साइज, ठीक है, माइनस 2d। डी क्या होती है, डेप्थ होती है, थ्रेड की गहराई होती है। डी क्या है, थ्रेड की गहराई है, गहराई है किसकी है, थ्रेड की है, ठीक है, गहराई है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ये पार्ट दिया गया होता है ना, तो ये पहला जो होता है 10 होता है, यही आपका क्या होता है, टैप साइज होता है, और ये आपकी पिच होती है। ये जो दिया गया होता है पिच होता है, कई बार ये भी डायरेक्ट इसमें पूछ लेता है। ये क्या है, यही टैप साइज है, इसको हम मेजर डाया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर डाया। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया दे करके कि इसमें से कौन सा मेजर डाया है, तो ये जो 10 होता है मेजर डाया के डिनोट करता है, और ये जो दूसरा होता है ये पिच को डिनोट करता है, इसको पिच को। तो मेजर डाया कहिए या फिर यही हमारा टैप साइज भी होता है। तो आप, और जो ड्रिल साइज होता है ये माइनर डाया होता है। ड्रिल साइज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, माइनर डाया। ड्रिल साइज हमारा माइनर डाया होता है, और टैप साइज जो होता है हमारा मेजर डाया होता है, मेजर, ठीक है। क्लियर। चलिए अब ड्रिल साइज बराबर हम लोग अगर निकालेंगे या माइनर डाया बराबर निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे टैप साइज, टैप साइज कहिए मेजर डाया कहिए, कितना दे रखा है, ये हम के साथ 10 लगा हुआ ना, तो 10 दे रखा है। -2 इंटू डी का मान, गहराई निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, डी इज इक्वल टू 0.6134 इंटू पी, या फिर डी इज इक्वल टू आप रख सकते हो 0.6403 इंटू पी। पी क्या है आपका, तो पी आपका पिच है, पी क्या है, पिच है। अब बात आएगी कब ये वाला रखेंगे कब ये वाला रखेंगे, तो जब मीट्रिक की बात करेगा तो यह हम रखेंगे कब, मीट्रिक के लिए, मीट्रिक के लिए। और अगर वही ब्रिटिश की बात होगी तब यह वाला रखा जाएगा कब, ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब जो इंच में वैल्यू दिया है, मीट्रिक मतलब जो एमएम में दिया है। यहाँ पे सारी बात किसमें, एमएम में हो रही है, तो मीट्रिक वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर इंच में बात हो रही होती तब यह नीचे वाला फार्मूला यूज करते, ब्रिटिश वाला। तो हम देख रहे हैं यहाँ मीट्रिक की बात हो रही है, तो इसलिए 2 इंटू डी का मान क्या रख लेंगे, ये वाला रख लेंगे, या 2 ही अंक तक लेते हैं, पूरा लेने की जरूरत नहीं। तो 0.61 इंटू पी, पी का मतलब पिच, ठीक है। आगे चलेंगे, 10 माइनस 2 इंटू 0.61, पिच कितना है, तो देखिए 1.25 दे रखा है, 1.25। आपस में गुणा कर लीजिए, 1.25 इंटू 2, 10 माइनस 2 पचे 10 को 0, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 कम 2, 2 10 और 2 अंक पे दशमलव तो 2.50 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 0.61। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके 10 में से घटा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 माइनस, यहाँ पे करेंगे 25 से कम 25 को 5, ठीक है, ठीक है, 2 2 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यह एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से कम 25 को 5, हासिल आपके पास आया 2, 25 छक्का 150, है ना, 25 चौको 100, 25 25, ठीक है, 25 छक्का 150 और 2 हासिल था, तो हमारे पास हो जाएगा 152।
ठीक है, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? तो देखिए यहाँ पे एक जीरो था, तो एक जीरो को यहाँ पे बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने 25 से लिया था, जीरो छोड़ दिया था। अब इतना होगा, चार, दो इसमें और दो इसमें, टोटल 4 अंक है, तो 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, 1.525। 10 में से 1.525 को घटा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 10 के आगे जीरो जीरो ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे 1.525। देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, दशमलव, फिर यहाँ पे हासिल दे दिया था, 9 में से 1 गया 8 आएगा, 8.475। आंसर क्या जाएगा आपका? 8.475 क्या mm? ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 8.4 के करीब में कोई आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए तरीका यही है आपका, और आंसर भी आपका यही आएगा, 8.475। इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए 8.75 लिखा हुआ ना, या तो यहाँ पे इसको आगे 4 बढ़ाना चाहिए था, 8.475, या फिर पहला ऑप्शन दे दिया होता 8.475। यह ऑप्शन नहीं दिया, यही ऑप्शन सही होगा ना, 8.475, ये ऑप्शन होना चाहिए था, तब सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? जो ड्रिल होता है ना, उसमें फ्लूट काटा जाता है, या इसलिए मैंने ड्रिल बिट लेते हैं। देखिए ड्रिल बिट है, ड्रिल में हम लोग क्या करते हैं? फ्लूट काट देते हैं, फ्लूट काटते हैं जिसमें से चिप्स हमारी बाहर निकलती है, और कूलेंट को भी उस फ्लूट के माध्यम से अंदर भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इस ड्रिल बिट में फ्लूट काट दिया, तो फ्लूट काटने के बाद जो मोटाई बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। वही पूछा भी है, एक ड्रिल में फ्लूट के बीच का भाग, फ्लूट के ड्रिल में हमने फ्लूट काट दिया, तो आप उंगली दोनों डालोगे ना, अगर आप ड्रिल बिट सामने से लेना, तो जहां पे फ्लूट कटा हुआ उंगली यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ नीचे पतला होगा। जैसे जैसे आप उंगली को फ्लूट के हिसाब से घुमाते ऊपर जाओगे, वैसे वैसे मोटाई बढ़ती जाती है, मतलब वेब नीचे पतला रहता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वेब की थिकनेस बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने यहाँ नीचे वाला फिगर ले रखा है कि जब इस ड्रिल बिट को नीचे से देखोगे आप, तो क्या होगा? तो ये देखिए, यह क्या हो, ये खाली स्थान है, इधर वाला ये पूरा खाली स्थान है, यह भी खाली स्थान, क्योंकि यह फ्लूट काटा गया। तो फ्लूट काटने के बाद बीच का यह जो हिस्सा बचा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वेब कहते हैं। हमने फ्लूट काट दिया, खोखली होगी ड्रिल, अब यह वाला सब फ्लूट काटने के बाद बीच की जो यह थिकनेस बचती है, जो मोटाई बचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। क्लियर हुआ? फ्लूट काटने के बाद, या फ्लूट काट दिया गया या खाली हो गया, फ्लूट काटने के बाद बीच में यह जो थिकनेस बची, वही क्या कहलाता है? वेब कहलाता है। तो वही पूछा था, एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का क्या नाम है? वेब होता है। ठीक है, लिप क्या होता है? तो लिप आपका जो कटिंग एज होगी इसकी, यह कटिंग एज, यह कटिंग एज, कटिंग एज को हम लोग दोनों क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। ठीक, पॉइंट क्या है? तो वही जो आगे ये पॉइंट बन रहा है इनका, तो ये पॉइंट एंगल हो जाता है, कटिंग एंगल हो जाता है। सैंक क्या है? तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये सैंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? देखिए हमें इसका रीडिंग निकालना, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दे रखा है, तो इसमें हमें एक चीज ध्यान देना होता है। देखिए इसकी बात पहले भी हो चुकी है, मैंने फिगर भी आपको दिखाया था कि वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है, इसका काम क्या होता है? कोड को चेक करना, मापना, कोड मापना, कोड चेक करना, टेपर निकालना। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते की अपेक्षा इससे ज्यादा एक्यूरेसी में निकाल सकते हैं। चादा के द्वारा हम मिनिमम 1 डिग्री का तक का कोड माप सकते हैं, या कह लीजिए चादे की एक्यूरेसी 1 डिग्री होती है, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 5 मिनट तक की होती है, या कह लीजिए 1/12 डिग्री, मतलब 1 डिग्री में 12 भाग कीजिए, 1 डिग्री में 12 भाग करके एक जो छोटा सा भाग होता है उसके बराबर एक्यूरेसी देता है। तो 1/12 डिग्री कहिए या 5 मिनट कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बदल दिया जाता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1/12 और मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, 12×5 = 60, तो यहाँ से हमारा 5 मिनट आ जाता है। तो 1/12 डिग्री कहिए या 5 मिनट कहिए, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग की। तो देखिए इसकी जो रीडिंग ली जाएगी, ये दो टाइप से ली जाती है। एक बार जब एरो, सबसे पहले हमें बहुत जरूरी होगा, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, तो आप देखिएगा कि इस टाइप से एरो जरूर बना होगा। तो वो एरो किधर को बना हुआ है? यहाँ पे देखिए इसमें लेफ्ट साइड को बना हुआ ना, कि राइट साइड को बना है एरो या लेफ्ट साइड को बना हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है ना, इसकी मदद से हम लोग न्यून कोण को मापते हैं, न्यून कोण को मापते हैं और अधिक कोण को मापते हैं। किसको किसको? न्यून कोण को और अधिक कोण को, इन दोनों को मापा जाता है। ठीक है, न्यून कोण को मापने का मतलब है कि 90 डिग्री से जो कम मान होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से जो कम मान आएगा उसको न्यून कोण। अगर 90 डिग्री से अधिक मान को माप रहे हैं तो उसको अधिक कोण कहेंगे, उसको अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो अगर एरो का निशान राइट साइड को है, किधर है?
राइट साइड को है, अभी मैं बताऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। राइट साइड को मतलब एरो का निशान अगर इधर को है तो वह न्यून कोड वाले में आएगा, और अगर एरो का निशान उधर को है लेफ्ट साइड को तो वह किस में आएगा, वह हमारा आ जाएगा अधिक कोड वाले में। दोनों में फर्क क्या है, जब न्यून कोड का हम लोग रीडिंग निकालेंगे तो जो रीडिंग आएगी डायरेक्ट उसी को लिख लेंगे राइट साइड में ना। देखिए जब एरो किधर हो, एरो जब हमारा राइट साइड को हो, जब इधर नहीं, जो एरो हमारा राइट साइड को हो तो न्यून कोड वाला मापेगा, और न्यून कोड वाला जब मापेगा तो जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। आप याद कर सकते हो कि एरो राइट साइड तो जो आंसर आएगा वही राइट हो जाएगा, राइट साइड एरो तो आंसर जो आया वही राइट हो गया, राइट एरो राइट आंसर, ठीक है। मतलब जब राइट साइड एरो है तो जो हमारा वैल्यू यहां मिलेगा सीधा वही लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एरो किधर है, लेफ्ट साइड को है, जैसा कि इसमें है लेफ्ट साइड को है, मतलब यह अधिक कोण को मापेगा, उस केस में जो आंसर आता है उसको हम लोग 180 डिग्री में से घटा करके लिखते हैं। जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा उसको 180 डिग्री में से घटाएंगे तब हमें आंसर मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए इसका तरीका है। देखिए हम न्यून कोड मैंने बताया ना, जब हमारा एरो इधर को होगा तो हम लोग 90 डिग्री को बेस मानते हैं, 90 डिग्री को। एरो अगर आपका इधर को है, एरो किधर को है, इधर को है, तो देखिए इधर अगर हम कोई कोण मापेंगे, यहाँ 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 यहाँ, ये जितना भी कोण आएगा क्या आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा तो न्यून कोण कहलाएगा। इसलिए कह रहा है कि अगर एरो राइट साइड को है तो न्यून कोण को मापेगा। यहां तक भी सिद्ध हो रहा है कि अगर हम राइट साइड को एंगल मापेंगे तो सब एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री। भाई यहाँ पे 90 डिग्री होता है, अगर इधर को एंगल नाप रहे हैं एरो की तरफ में तो सब 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो न्यून कोण वाले में आ जाएगा। अधिक कोण वाले में कब जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री को बेस मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरो हमारा इसमें लेफ्ट साइड को है, जब एरो लेफ्ट साइड को मतलब जो भी हम वैल्यू मापेंगे इधर को मापेंगे, जब लेफ्ट साइड में एरो लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जो भी मान आएगा हमारा 90 डिग्री से अधिक बन रहा है ना, जो भी मान बन रहा है 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो अधिक कोण कहलाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड को एरो तो क्या होगा, कोण का मान बढ़ जाएगा, तो 90 डिग्री से अधिक मतलब अधिक कोण को मापेगा। अगर राइट साइड को एरो तो इधर को मापना लगेगा, तो 90 डिग्री से कम आएगा तो न्यून कोण को मापेगा। तो जब ज्यादा मान लेगा तो हमें अधिक कोण वाला में 180 डिग्री से घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है अभी देखिए हम लोग निकालेंगे, पता चल जाएगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान होता है इनका, सीधे हमें फिगर से देख करके वैल्यू निकाल लेना है। देखिए एक एरो यहाँ पे लगा रखा है ना, कहाँ पे है तो ध्यान से देखना आप लोग, नहीं इसमें क्लियर समझ में आ रहा हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 20 है, 10 था, यहाँ पे 20 है, 20 के बाद देखिए 21 वाली लाइन है, ये 22 वाली लाइन है। यह जो एरो दिखाया गया है क्वेश्चन में 22 के आगे और 23 से पहले है। एरो कहाँ है, 22 से आगे है, 23 से पहले, मतलब 23 नहीं ले सकते क्योंकि 23 से पहले ही है, और 22 के आगे है, तो मतलब हम क्या मान लेंगे 22 डिग्री, 22 डिग्री, ये डिग्री वाला होता है। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे वर्नियर स्केल पे ये मिनट में रहता है, मेन स्केल पे डिग्री में और यहाँ पे मिनट में पढ़ा जाता है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया कि भाई 20 था, 20 के आगे 21, 21 के आगे 22, 22 के थोड़ा सा आगे एरो लगा हुआ है, 23 से पहले ही रह गया, इसलिए हम लोग 22 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे देखिए एरो किसके सीध में, 30 के सीध में दिखा रखा है, 30 वाले के सीध में एरो दिखा रखा है, मतलब 30 मिनट, बस सीधे लिख लेना है 22 डिग्री 30 मिनट। लेकिन आप देखिए जो वैल्यू आया है हमारा, क्या आया, जो हमारा मान आ रहा है वो 22 डिग्री 30 मिनट, ये 90 डिग्री से कम मान आ रहा है, जो कि न्यून कोण है। जबकि हमें मालूम है कि फिगर में कह रहा है कि भाई फिगर में हमें इधर को माप लेनी है, किधर को माप लेना है, इस साइड को लेना है। और जब इधर को माप लिया जाता है तो क्या आता है, मैंने आपको बताया इधर वाली जो माप लेते हैं वह 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण होता है। हमारे पास वैल्यू तो न्यून कोण वाली आ गई, इसीलिए जब भी एरो का मान 90 इधर लिखा है, बाएं साइड को दिखा है, इसका मतलब वो अधिक कोण को मापने को कह रहा है। और उस केस में जो भी मान हमारे पास आएगा उसको हम लोग 180 डिग्री में से घटा करके लिखेंगे, तब हमें आंसर पता चलेगा। तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री 30 मिनट जब करेंगे, पहले वैल्यू को हम नॉर्मली पढ़ लेंगे, जो आएगा उसको लिख लीजिए, फिर उसको 180 डिग्री में से घटा देंगे। 180 डिग्री में से घटाने के लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए 180 डिग्री है ना, उधर मिनट में भी कैसे घटेगा, तो 180 डिग्री को आप लिख सकते हो 179 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हो ना। जैसे 1 घंटा होता है, आप 1 घंटा लिखो, 1 घंटा लिखो, या फिर लिखिए 59 मिनट 60 सेकेंड, दोनों एक ही बात हो गई ना। 59 मिनट 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 59 मिनट 60 सेकंड क्या होगा, एक ही घंटा हो जाएगा, चाहे 1 घंटा के, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से यहाँ पे बात किया जाए
तो 180 डिग्री कहिए या 179 डिग्री 60 मिनट कहिए, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट की जगह 1 डिग्री हो जाएगा तो 180 डिग्री बन जाएगा, तो दोनों में की बात है। तो हम लोग मिनट वाला इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि इसको घटाया जा सके। अब देखिए नीचे 22 डिग्री है तो 22 डिग्री वाले डिग्री के नीचे और मिनट वाले को मिनट के नीचे, 22 डिग्री 30 मिनट। अब घटा लीजिए, 60 मिनट में से 30 मिनट गया, 30 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5 और 157 डिग्री 30 मिनट। आपका आंसर क्या आ गया? 157 डिग्री 30 मिनट, यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 157 डिग्री 30 मिनट। अगर ये एरो किधर रहा होता, लेफ्ट साइड को रहा होता, अगर एरो इसमें लेफ्ट साइड को दिखाया होता तो जो आंसर आया था, क्योंकि लेफ्ट साइड में न्यून कोण को मापते हैं, तो जो रीडिंग आती सीधे उसी को, जब भी एरो लेफ्ट साइड में रहेगा जो रीडिंग आप पढ़ोगे वही आंसर होगा। 180 में से कब घटाना है? जब एरो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, जब एरो राइट साइड को रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जब एरो हमारा राइट साइड को रहेगा तो जो मान आएगा हमें उसी को लिख देना है। एरो राइट साइड को है तो जो मान आएगा यहाँ पे पढ़ेंगे जो वैल्यू आई उसी को लिख देना। लेकिन जब एरो इस तरह से लेफ्ट साइड में दे दे, एरो लेफ्ट साइड में रहेगा, उस केस में हमें फिर 180 में से घटाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच समान दबाव सुनिश्चित करता है? देखिए मैंने माइक्रोमीटर का फिगर ले लिया जिससे आपको आसानी समझ में आए। इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। यह वाला हिस्सा जो होता है एन्विल होता है, क्या होता है? एन्विल होता है। यह हमारा क्या है? बैरल या स्लीव होता है। कई बार पार्ट्स के नाम भी पूछ लेता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। यह हमारा थिम्बल होता है, थिम्बल। यह जो पीछे हमारा क्या होता है? रैचेट स्टॉप होता है, रैचेट स्टॉप। ठीक, यह क्या होता है? हमारा स्पिंडल लॉक होता है, स्पिंडल लॉक। और ये आगे हमारा क्या है? ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल। ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बाहरी माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर है, कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग कोई जॉब को माप रहे हैं, तो इसके बीच में मेरा क्या होगा? कोई जॉब मान लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा क्या हो गया? इसके बीच में जॉब हो गया। तो जब जॉब की हम माप लेंगे तो इसको माइक्रोमीटर को हम लोग क्या करेंगे? घुमा करके टाइट करेंगे। तो इसमें रिस्क ये रहता है कि जो थिम्बल को अगर आप पकड़ के घुमाते हैं, रैचेट स्टॉप ने थिम्बल को अगर आप पकड़ के घुमा रहे तो जिसके पास ज्यादा ताकत होगा वो ज्यादा घुमा सकता है। ज्यादा घुमा देगा तो क्या होगा? यह जो हमारा थिम्बल घूमता हुआ एक आध खाना आगे निकल सकता है। जिसके पास कम ताकत होगा वह कम ताकत लगा पाएगा, तो उसका एक आध खाना पीछे रह सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ताकतवर आदमी है और कोई नॉर्मल आदमी है, तो दोनों लोग अगर किसी एक ही जॉब की रीडिंग लेंगे तो अलग अलग आएगा, क्योंकि ताकतवर वाला ज्यादा तेज दबा देगा और नॉर्मल वाला कम दबाव लगा पाएगा। तो फिर उस केस में हम ऐसा क्या करें कि जिससे कोई भी रीडिंग ले तो किसी से भी अलग अलग ना आए, सब लोग समान दबाव ही लगा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें लगाते हैं रैचेट स्टॉप। ये जो लास्ट में है क्या है? रैचेट स्टॉप। क्योंकि भाई ऐसे थिम्बल को घुमा करके आप ज्यादा प्रेशर लगा दिए तो यह क्या होता है? जो थिम्बल होता है इसमें जो स्पिंडल है, स्पिंडल के बाहर थ्रेड कटी होती है और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अंदर एक नट लगा होता है। यह स्पिंडल उसी नट में घूमता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि अंदर एक नट होता है जिसमें स्पिंडल घूम रहा होता है, स्पिंडल के ऊपर थ्रेड और स्क्रू के अंदर, सॉरी नट के अंदर थ्रेड। तो नट के अंदर घूम रहा है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो नट पे यह मिस भी कर सकता है, चूड़ी भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है, हम माइक्रोमीटर को बोलते हैं। तो यहाँ पे रैचेट स्टॉप लगाने से क्या फायदा होता है कि रैचेट स्टॉप जब आप घुमाओगे ना तो ये आगे आता जाएगा। जब इस पे एक ये लगभग समान दबाव, एक जितना दबाव लगना चाहिए उतना लगभग दबाव जब इस पे लग जाएगा जॉब पे, तो रैचेट जब घुमाओगे तो चट चट की आवाज करने लगेगा। कैसे आवाज आएगा? चट 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 आवाज आने लगेगी। तो आप समझ जाओगे कि अब इसे घुमाने की जरूरत नहीं है। तो चाहे ताकतवर आदमी घुमाए चाहे कमजोर आदमी घुमाए, कोई भी घुमाएगा रैकेट को, तो जब इस पे एक बराबर दबाव लग जाएगा तो अपने आप चट चट की आवाज करके फ्री हो जाता है, घूमने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि हमें अब दबाव लगाने की जरूरत नहीं है, अब इसे घुमाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल सही और एक्यूरेट रीडिंग हमें मिलती है। तो क्लियर हुआ? तो किसकी मदद से होता है निश्चित दबाव? रैचेट स्टॉप की मदद से। इसी की मदद से हम लोग निश्चित दबाव जॉब पर दे पाते हैं। स्पिंडल लॉक क्या है वहां पर मैंने दिखा रखा है, थिम्बल क्या है थिम्बल भी दिखा रखा है, एन्युअल भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? मुख्य स्लाइड का मतलब मेन स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो अभिन्न नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ हो। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या? जो अभिन्न हिस्सा ना हो, जो उससे जुड़ा हुआ हो, जो अलग ना हो। किससे जुड़ा हुआ हो? मेन स्लाइड का। मेन स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि जो उससे अलग ना हो, जो उसी के साथ जुड़ा हुआ हो। तो हम लोग पहले सारे पार्ट का नाम देख लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज आपके सामने है। वर्नियर हाइट गेज का हम लोग यूज कहां करते हैं? एक सेकंड। वर्नियर हाइट गेज का यूज किया जाता है
हाइट मापने में, नाम ही वर्नियर हाइट गेज, किसी जॉब की ऊंचाई मापनी हो या फिर किसी जॉब पर पैरेलल में एक समांतर मार्किंग करना हो, मार्किंग करने के भी काम आता है। मार्किंग मतलब लाइनें खींचने के लिए भी, समांतर लाइनें भी, किसी भी जॉब पर हमें ऐसे ऊंचाई पर अगर समांतर लाइनें खींचनी है, मार्किंग करना है, उसमें भी यह काम आता है। किसी जॉब की हमें हाइट मापनी है, उसमें भी यह काम आता है। कौन? वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, चलिए इसके पार्ट के नाम देख लेते हैं। तो देखिए यह जो है हमारा क्या कहलाता है, यह जो ये वाला हिस्सा दिखा रखा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा इसको दिखा रखा है, इसको हम लोग कहते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। यह जो हिस्सा इसको पूछ रहा था, यह हमारा मेन स्केल होता है। क्या होता है? मेन स्केल होता है। लेकिन यहाँ पे मेन स्लाइड की बात किया है, मेन स्केल होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जो यह वाला हिस्सा है, इसमें लगा हुआ है एच, जिसको दिखा रखा है, इसको बोल रहा है। तो ये हमारा फाइनर एडजस्टिंग स्लाइड होता है, फाइनर वाली स्लाइड है। ठीक है, फाइनर एडजस्टिंग एडजस्टिंग स्लाइड। इसके नीचे जो है हमारा यह फाइनर है। क्या है? फाइनर है। इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, यह जो दोनों पीछे हैं, यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, यह दोनों हमारे क्या होते हैं? लॉक नट होते हैं। लॉक नट जो कि इन दोनों को लॉक करने के लिए यूज होते हैं। इसके नीचे यह जो है, इसको पूछ रहा तो यही हमारा क्या है? मेन स्लाइड है। यही हमारा क्या है? मेन स्लाइड है, मेन स्लाइड। उसके बाद ये हमारा मेन स्केल हो गया था, और मेन स्केल के विपरीत दिशा में ये जो छोटा सा स्केल यहाँ खींची गई होती है, ये कौन सी स्केल है? तो ये होता है हमारा क्या? वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और यह जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बेस। ठीक है, उसका यह जो हिस्सा है, तो इसी पे हम लोग पकड़े हुए हैं इस स्क्राइबर को, तो इसको बोला जाता है क्या? ये जो डी लिख रखा है, इसी को बोलते हैं जॉ। और यह जो है हमारा ऊपर ई लिख रखा है, यह हमारा क्या होता है? जॉ क्लैंप होता है, जॉ क्लैंप। मतलब जबड़े पे या क्लैंप है, क्लैंप की मदद से हम लोग किसको, यह जो आगे है, ये स्क्राइबर है हमारा, इस स्क्राइबर को हम लोग पकड़ रखे हैं। सारे पार्ट क्लियर हुए? तो अब देखिए पूछा क्या था, मेन स्लाइड का एक इंटीग्रल प्लॉट जो मेन स्लाइड से अलग नहीं है। मेन स्लाइड यह वाला हिस्सा है, यह हमारा क्या है? यह हमारा मेन स्लाइड है। यह हमारा क्या है? मेन स्लाइड है। अब मेन स्लाइड का जुड़ा हुआ भाग कौन सा? देखिए मेन स्लाइड से जुड़ा हुआ भाग यह है। यह क्या था हमारा? यह था हमारा जॉ। यही है ना मेन स्लाइड से जुड़ा हुआ। बाकी यह क्या है? ये स्क्राइबर तो ढीला होकर के बाहर निकल जाएगा। ये जॉ क्लैंप है, जॉ क्लैंप भी यहाँ पे नट को ढीला करेंगे और जॉ क्लैंप भी इस पे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यह जो जॉ था, यह जॉ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है मेन स्लाइड के साथ। तो मेन स्लाइड का अभिन्न भाग, इंटीग्रल पार्ट कौन सा? यह जॉ है, जो कि इसके साथ ही जुड़ा होता है, इसके साथ ही स्लाइड करता है, यह बाहर नहीं निकल सकता। जबकि लोग जॉ क्लैंप को यहाँ ढीला करके बाहर निकाल लेंगे, स्क्राइबर को भी बाहर निकाल लेंगे। तो मेन स्लाइड से जुड़ा हुआ इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? जो है आपका जॉ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जॉ। बाकी बेस, बीम, जॉ क्लैंप क्या है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए कई बार इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा है, जो वर्नियर हाइट गेज है, कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वर्नियर हाइट गेज जो होता है हमारा, जो यह इसमें यह दिखा रखा है, यह दो स्केलों के अंतर पे काम करता है। यह वर्नियर कैलिपर होता है, दो स्केलों के अंतर पे काम करते हैं। लेकिन आजकल हमारे आधुनिक वर्नियर हाइट गेज आने वाले हैं, आने लगे। कौन से? आधुनिक वर्नियर हाइट गेज आने लगे हैं। आधुनिक वर्नियर हाइट गेज में क्या होता है? वह पिनियन पे काम करता है हमारा, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे, रैक एंड पिनियन। कई बार आपके एग्जाम में आया है, आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है, और ऑप्शन में आपको वर्नियर हाइट गेज देगा। तो हमारे दिमाग में पुरानी वाली छवि रहती है, तो हमें लगता है यार या तो दो स्कूलों के मुख्य अंतर पे काम करता है। ठीक है, दो स्कूलों के अंतर पे काम करता है, तो ये रैक एंड पिनियन पे कैसा होगा। लेकिन जो आधुनिक वाले आ रहे हैं ना, वो आज के रैक एंड पिनियन वाले पे आ रहे हैं। तो हमारे वर्नियर हाइट गेज आधुनिक वाला जो रैक एंड पिनियन पे काम करता है, प्लस आप डायल कैलिपर का नाम सुने होंगे, डायल कैलिपर, यह भी हमारा क्या होता है? रैक एंड पिनियन पे काम करता है। रैक एंड पिनियन का मतलब होता है कि रैखिक गति को घूर्णी गति में बदल दे, या घूर्णी गति को रैखिक गति में बदल दे, तो वही हमारा रैक एंड पिनियन का काम होता है। जैसे आपने डायल कैलिपर देखा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। डायल कैलिपर इस टाइप से होता है, वर्नियर ये ऊपर वाला पार्ट नापने के लिए, और ऐसे नीचे वाला होता है, नीचे वाली जॉब बनी होती है नीचे वाली माप लेने के लिए। और इसमें यहाँ लगा होता है क्या? डायल लगा होता है, जिसमें लगी होती है सुई। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसकी मदद से इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। तो हम आगे पीछे खिसकाते हैं, मतलब हम लोग इसे लीनियर मोशन दे रहे हैं, और इसमें डायल में जो सुई है वो गोल गोल घूमती है। डायल कैलिपर का फिगर है इस टाइप से। तो जब हम लोग इसको आगे पीछे खिसकाते हैं और इस पे जो डायल में सुई है वो गोल गोल घूमती है, मतलब हम लोग इसे रैखिक गति दे रहे हैं, और हमें यहाँ पे घूर्णन गति मिल रहा है। तो रैखिक गति को घूर्णन गति में कौन बदलता है? रैक एंड पिनियन बदलता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि डायल कैलिपर हमारा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि माइक्रोमीटर में क्या होता है, ये स्पिंडल होता है और इसके अंदर एक नट होता है, नट के अंदर थ्रेड कटा होता है, स्पिंडल उस नट में घूमता है, तो इसलिए बोला जाता है कि यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रैक एंड पिनियन वाले में मैंने आपको बताया अभी कि क्या होता है आपका वर्नियर हाइट गेज, जो आजकल आधुनिक वाले आ रहे हैं, वर्नियर हाइट गेज और डायल कैलिपर, ये सब जो है हमारे रैक एंड पिनियन पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को, यहाँ पे आपके सामने डेप्थ माइक्रोमीटर दे रखा है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसके पार्ट के नाम पहले देख लेते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कैप के नाम से जानते हैं या फिर रैचेट स्टाफ भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, जो डेप्थ माइक्रोमीटर है ना, इसी को में ऐसा है कि हम लोग रैचेट स्टाफ को कैप भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में दे देता है कि इस वाले हिस्से को पूछता है तो हमें लगता है यार एक कैप क्या आ गया, तो ध्यान रखिएगा डेप्थ माइक्रोमीटर ही ऐसा माइक्रोमीटर है जिसमें रैचेट स्टाफ को कैप भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यह वाला हिस्सा जो होता है हमारा थिम्बल कहलाता है। इसके नीचे जो है हमारा यह बैरल या स्लीव कहलाएगा, बैरल या फिर स्लीव कहते हैं। यह हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, बेस है, स्टॉक हो गया हमारा, बैरल स्लीव हो गया। और यह जो है ना, यही हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन रॉड होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन एक्सटेंशन रॉड होती है। एक्सटेंशन रॉड अलग अलग सेट में हमारे आते हैं, तो इसी के हिसाब से मान लीजिए कहीं पे ज्यादा गहराई हमें मापनी हो, कहीं कम मापनी हो, तो एक्सटेंशन रॉड का एक सेट आता है जिसमें कोई इतना लंबा होगा, कोई इससे थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, कोई इससे ज्यादा लंबा होगा, तो एक्सटेंशन रॉड का सेट आता है। तो जिस हिसाब से गहराई होगी उस हिसाब से हम लोग अलग अलग एक्सटेंशन रॉड यूज करके गहराई को मापते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई को मापेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कि भाई पूछ रहा है ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने बताया ना कि इसमें एक्सटेंशन रॉड का हमें सेट मिलता है, कम लंबाई का, थोड़ा उससे ज्यादा लंबाई का, उससे ज्यादा लंबाई का। तो जिस हिसाब से गहराई होती है, ज्यादा रेंज की गहराई, तो ज्यादा लंबा वाला यूज कर लेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं गहराई वगैरह मापने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंच माइक्रोमीटर, इसकी रीडिंग क्या है? देखिए इसका भी रीडिंग हमें निकालना है। इंच माइक्रोमीटर है, क्या है हमारे पास, इंच माइक्रोमीटर में है और इसकी रीडिंग निकालनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। मैंने इसका आपको फार्मूला बताया भी था, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, इंच वाला भी मैं करवा चुका हूँ आपको पहले। कैसे था कि रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल की माप, मेन स्केल की कह लीजिए या स्लीव की माप कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप स्लीव की माप भी कह सकते हो, मेन स्केल की माप कहिए या स्लीव की माप कहिए। ठीक है, बैरल या स्लीव की जो माप है, प्लस यह जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल का डेटम लाइन, ये जो सीधी लाइन खींची गई होती है इसको डेटम लाइन कहते हैं। तो थिम्बल का कौन सा निशान डेटम लाइन के सीध में है, तो फिर क्या लिखेंगे आप, डेटम लाइन का थिम्बल से मिलने वाले भाग की संज्ञा। क्या हो जाएगा, थिम्बल का डेटम डेटम लाइन से मिलने वाले भाग की संख्या इंटू लिस्ट काउंट, ये होता है। ठीक है, तो देखिए स्लीव की माप क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंच वाला माइक्रोमीटर होता है, पीछे वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस टाइप को सॉल्व कर रखा कि जो इंच वाला माइक्रोमीटर होता है उसमें 1 इंच में 10 बड़े भाग होते हैं। 1 इंच में 10 बड़े भाग होते हैं। और फिर मैंने क्या बताया था कि एक बड़े भाग में देखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब एक बड़े भाग में 4 छोटे उपभाग होते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक बड़े भाग में 4 छोटे उपभाग। इसीलिए हमने बोला था कि भाई एक बड़े भाग में 4 छोटे उपभाग, तो 10 बड़े भाग में कितने टोटल छोटे उपभाग, तो 1 इंच में कहिए 10 बड़े भाग या 40 छोटे उपभाग, दोनों एक ही बात हो जाएगी कि भाई एक भाग में 4 है तो 10 में 10 को 40, 40 छोटे उपभाग। तो 1 इंच में 10 बड़े भाग कहिए या 40 छोटे उपभाग कहिए, दोनों एक ही बात है। मतलब आप कह सकते हो 40 छोटे उपभाग बराबर 1 इंच या 10 बड़े भाग बराबर 1 इंच, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट रीडिंग यहां से कैसे निकालेंगे, पहले स्लीव वाली माप कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 तक दिखा रखा है, 7 दिखा रखा है ना, तो एक भाग में 4 है तो 7 तक जाएंगे तो 7 चौक को 28,
आगे बात समझ में? 7 बड़े भाग कहिए या 28 छोटे उपभाग कहिए, दोनों की बात ना। एक भाग में 4 भाग है, एक बड़े भाग में 4 भाग है, तो 2 में 8, 3 में 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24 और 7 तक पहुंचेंगे तो 4 से 28 भाग हो गए। इसके आगे कितने दिख रहे हैं? तो देखिए इसके आगे छोटे वाले कितने, 28 के बाद यहां पहुंचेंगे 29, 30, 31, 31 तक दिख रहा है। मतलब छोटे वाले कितने उपभाग हो गए? 31 हो गए। छोटे उपभाग कितने हो गए? 31। तो मेन स्केल की अगर हमें माप निकालनी हो तो हमें मालूम है कि 40 छोटे उपभाग बराबर 1 इंच। क्या मालूम है? 40 छोटे उपभाग बराबर क्या है? 1 इंच है। 1 इंच है, 1 इंच। ठीक है, हमें कितने का मान चाहिए? हमें 31 का चाहिए। तो देखिए एक का निकाल ले पहले। एक छोटे वाले भाग का मान कितना हो जाएगा? 1/40 इंच। और हमें चाहिए कितने का? 31, क्योंकि मेन स्केल पे छोटे वाले भाग कितने? 31 भाग है। तो हमें चाहिए 31 छोटे भाग का मान। छोटे भाग का मान तो क्या हो जाएगा? 1/40 इंटू 31। इसका आप गुणा कर लीजिए, मेन स्केल का माप निकल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? तो देखिए 40 का पहले 1 में भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे 100 हो जाएगा। 40 दूना 80, 80 मतलब 20 बच गया, फिर 40 बचे 200, 20 से 2, ठीक है, 0.025 हो जाएगा इंटू 31। एक भाग का मान, एक छोटे भाग का मान कितना है? 40 में 1 से भाग दे दिया, ये आ गया। अब इसमें 31 का गुणा कर देंगे तो 31 का पूरा 31 भाग का मान पता चल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए आप लोग, मैं यहाँ तुरंत मोबाइल से कर लेता हूँ, मुझे आसानी हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 25 से कम 25, मेन स्केल की माप क्या आएगी? 25 से इसमें करेंगे 25 से कम 25, हाथी लाया 2, 50 से 50 सॉरी 25 से 75 और 2 77 आ गया ना। 3 अंक पे दशमलव है तो 1 2 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 0.775। हमारे पास क्या आ गया? मेन स्केल की माप आ गई। मतलब 31 छोटे उपभाग का मान कहिए या स्लीव की माप कहिए या मेन स्केल की माप कहिए, पता चल गया। प्लस सिंबल का डेटा लाइन से कौन सा भाग मिल रहा है? तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 10 वाली लाइन होगी, 10 के बाद 11 12, 12वीं लाइन डेटा लाइन से मिल रही है। तो 12 इंटू लिस्ट काउंट कितना होता? माइक्रोमीटर का इंच वाला। देखिए अगर मीट्रिक की बात करता, किसकी बात करता? मीट्रिक की बात करता तो 0.01 mm होता, लेकिन यहां बात कर रहा है किसकी? ब्रिटिश की। ब्रिटिश का मतलब इंच वाली बात कर रहा है, तो 0.001 इंच होगा आपका। ठीक है, 0.001 इंच। तो ये लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे? 0.001 इंच हो गया आपका। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव है तो देखिए 0.012 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, और ये 7 बच जाएगा आपका दशमलव जी। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.787। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? बस आपको यही चीज ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैंने पहले भी बताया कि 1 इंच में 10 बड़े भाग है और 40 छोटे उपभाग है। तो आप बड़े भाग वाले को भूल जाइए, छोटे वाले से डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट छोटे वालों के आप काउंट कर लिया कीजिए, बड़े वाले को छोड़ दीजिए। छोटे वाले आप नॉर्मल भी काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते करते यहाँ पहुंचेंगे 31 आ जाएगा। 31 दिख रहा है, 31 ले लीजिए। एक भाग का मान इसका 0.025 है, 1/40 कहिए या 0.025 कहिए, एक ही बात है। तो एक छोटे भाग का मान अगर 0.025 है तो 31 का कितना होगा? 31 का गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना होगा। वही इसकी मेन स्केल की माप हो जाएगी। फिर मिलने वाले भाग की संख्या इंटू लिस्ट काउंट, बस काम खत्म है। चलिए तो आज का क्वेश्चन हमारा इतना ही रहेगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।